वेलकम बैक लिटरेरियंस टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे इन द जंगल ऑफ सिटीज, जिसे कंपोज किया है बर्टोल्ड ब्रेख्त ने। ये एक जर्मन प्ले राइट हैं। तो आइए समझते हैं इस प्ले को। इस प्ले में हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये दो जो आदमी हैं अपने ईगो और एरोगेंस के चक्कर में आके अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को ये लोग क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्ले को समझने के पहले इस प्ले से रिलेटेड एक टर्म्स है, उसे समझेंगे तभी ये प्ले हमारा स्मूथली हमारे समझ में आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो हमने पिक्चर यूज की है। ये कि मैंगो ट्री है और ये कि इमली का ट्री है। दो पेड़ हैं, ये आम का पेड़ है और ये इमली का पेड़ है। अगर आप एक सिद्धांतवादी यानी प्रिंसिपल्ड या ऑनेस्ट आदमी हैं तो अगर ये पेड़ दिख रहा है, तो अगर इस पेड़ को मैं आपसे पूछूं कि काहे का पेड़ है, तो आप क्या बताएंगे कि ये एक आम का पेड़ है। अगर मैं बोलूँ नहीं, इस आम के पेड़ को आप इमली का पेड़ बोलिए, इसको बोलिए, तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आप एक ऑनेस्ट और प्रिंसिपल आदमी है। तो जो चीज सही है आप उसे सही बोलेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं, इसे आप क्या आम नहीं इमली बोलो और इसके लिए मैं आपको मनचाहा पैसा दूंगा, तब क्या आप बोल सकते हैं। तो इसी पर ये प्ले पूरा क्या है, बेस्ड है। तो चलिए प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले जो सीमेंस बुक शॉप है। ये एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है सीमेंस बुक शॉप। तो जो इंसिडेंट स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं। फर्स्ट है ये जो क्लर्क है, यहाँ पर जो एक सेकंड इरेज की देता हूँ उसे। यहाँ पर ये जो क्लर्क है, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है जॉर्ज गार्गा। और ये क्या है, एक क्लर्क हैं, इस सीमेंस बुक शॉप के एक क्लर्क हैं। अब क्या होता है, इसी लाइब्रेरी में जब ये काम कर रहे होते हैं जॉर्ज, तब कुछ दिनों बाद एक स्लिंग नाम का आदमी आता है। इन्हें आप, ये स्लिंग कहाँ के है, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मलाय है, इंडोनेशिया, मलेशिया या चाइनीज, इस तरीके की जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपन चाइनीज बोलेंगे। तो ये क्या है, एक चाइनीज आदमी है जो इस लाइब्रेरी में यहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं उस बुक को देखने या खरीदने। और इनके साथ साथ इनके जो अकॉम्प्लिस हैं, जैसे स्किनी हो गया, द वर्म हो गया और द बबून हो गया, उनके साथ ये भी आते हैं। अब चूंकि ये रिच बिजनेसमैन है, तो इनके साथ ये इनके जो हेल्पर रहते हैं या काम करने वाले, इनके जो टिम्बर में काम करते हैं, वो लोग यहाँ क्या आते हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया, ये क्या है, लंबर मर्चेंट है। मतलब टिम्बर मार्ट, लकड़ी से रिलेटेड जो भी टाल वगैरह होती हैं, ये उनका क्या है, बिजनेस है। तो इस तरीके से जो स्लिंक है क्या है, लंबर मार्ट के क्या है, मर्चेंट हैं, टिम्बर मर्चेंट हैं, जो लकड़ी का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इस दुकान में आते हैं बुक खरीदने के लिए। इनके साथ साथ स्किनी, वार्म और बैबून भी आते हैं। और ये एक क्या करते हैं, बुक देखते हैं। ये क्या करते हैं, बुक को देखते हैं। और वो बुक को देखने के बाद ये लोग आपस में बात करते हैं उस बुक के बारे में। जैसे स्किनी हो गया, वार्म हो गया, बैबून हो गया, तो उस बुक के बारे में इनसे एक ओपिनियन पूछते हैं कि ये बुक कैसी है। तो ये बोलते हैं कि ये बुक क्या है, अच्छी है। ये मतलब ये अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये बुक क्या है, अच्छी है। अब चूंकि ये इनका उस बुक से जो भी मैटर हो, जो जैसा हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आप इस बुक के लिए आप अपनी राय बदल दो। मतलब अभी अगर आप ये बुक बोल रहे हो कि ये बुक अच्छी है, तो इसे आप बुरी बोलो, या आप ये बोल रहे हो कि ये बुक क्या है, अच्छी है, तो बुरी बोल दो, और ये बुक अगर बुरी है तो अच्छी बोल दो। मतलब ये जैसा चाहते हैं वैसा उस बुक के बारे में बोल दो। अब चूंकि अभी स्टार्टिंग फेजेस में ये क्या है, जॉर्ज जो है तो क्या है, एक ऑनेस्ट और प्रिंसिपल्ड आदमी, सिद्धांतवादी आदमी है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी जो राय है वो नेगोशिएबल नहीं है, और जो मैं एक बार बोल दिया हूँ वही, और जो ऑथेंटिकेट चीज है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये बुक अगर गुड है, अगर कोई चीज गुड है तो उसे मैं गुड बोलूंगा, उसे मैं बैड नहीं बोलूंगा। तो इस तरीके से इस बात को करते हैं। तब ये इनके ईगो पर बात आ जाती है। इन सब, चूंकि ये बिजनेसमैन है और ये काफी रिच आदमी है, तो ये बात इनके केस में आ जाती है, ये बात इनके ईगो में आ जाती है। और ये बोलते हैं कि आप अपना ओपिनियन, अपना विचार बदलने के लिए आप कितने पैसे लोगे। मतलब कहने का इनका सेंस है कि मैं आपके विचारों को क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। अब ये बोल देते हैं कि नहीं, मेरे विचार को जो है तो बिकाऊ नहीं है, मैं मतलब मेरे विचार या मैं एक बिकाऊ आदमी नहीं है। अब जैसे ही ये बात बोलते हैं तो काफी लोगों के बीच में बात होती है, लेकिन जो ये चाइनीज बिजनेसमैन है, इस बात को क्या ले लेते हैं, अपने ईगो में ले लेते हैं। अब यहीं से विवाद स्टार्ट होगा। अब ये क्या ले लिए, इनकी ईगो में बात आ गई कि एक दो कौड़ी का जो क्लर्क है और ये बड़ी बड़ी बातें बता रहा है,
तो ये इस तरीके से क्या ईगो ले लेते हैं, और ईगो में आने के बाद जैसे ही ये मना करते हैं कि हम नहीं बेचेंगे, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एंग्री होते हैं और पूरी दुकान में क्या करते हैं, तोड़फोड़ मचा देते हैं। कहने का सेंस है पूरी दुकान में ये और इनके साथी मिलकर पूरी दुकान में क्या करते हैं, ये लोग तोड़फोड़ करते हैं और पूरी दुकान के एक बोले तो डिस्ट्रॉय टाइप में कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मतलब कुछ भी दुकान में चीजें सही ढंग की नहीं बचती हैं। इसके कुछ घंटों बाद क्या, जो सीमेंस लाइब्रेरी उसका ऑनर आता है और देखता है तो सिंपल सी बात है, उसकी जो पूरी लाइब्रेरी अब क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो वो जॉर्ज रहता है जो उनका क्लर्क है, उसे तत्काल वो क्या कर देता है, फायर कर देता है, यानी नौकरी से निकाल देता है। अब वो क्या करता है, जॉर्ज को तो अब नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब चूंकि वो एक शुरू में ऑनेस्ट और प्रिंसिपल आदमी है, तो जैसे ही इसे क्या करता है, फायर करता है, तो तत्काल नौकरी छोड़ के क्या कर जाता है, वो घर चला जाता है। अब यहाँ पर जो स्लिंक रहता है वो थोड़ी देर ठहरता है, और जो भी दुकान का कंपनसेट रहता है, कंपनसेशन यानी मुआवजा, जो ये और इनके दोस्त मिलके क्या किए, नुकसान किए हैं, तो सबकी क्या करता है, कंपनसेट भरपाई करता है और वहां से ये चला जाता है। अब इस चीज को जो है क्या, ये क्लर्क और ये दोनों मतलब जॉर्ज और स्लिंक क्या करते हैं, एक इस इंसिडेंस को एक वार टाइप में मान लेते हैं कि नहीं, अब हम दोनों के बीच में एक क्या है, एक प्रकार से क्या है, ये एक युद्ध है। और इस तरीके से लोग कंसोल्ट करते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। अब पूरा सीन शिफ्ट होगा किसमें, लंबर्ड यार्ड चैलेंज में, मतलब लंबर्ड यार्ड में जाएगा, जहां पर ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी की दुकान है जहां पर ये लोग काम करते हैं। तब जो जॉर्ज है वो कहाँ पहुंच जाता है, स्लिंक के लंबर्ड यार्ड में, मतलब स्लिंक वहां बैठा है, मतलब सबका आप सपोज कर सकते हैं कि उसका ये कैबिन है, यहाँ कहीं वो बैठा है। अब जब वो यहाँ पहुंच जाता है तो अब इन दोनों के बीच में काफी वाद विवाद वार टाइप में चल ही रहा है। तो जो ये है क्या है, स्लिंक है, ये मैं हाईलाइट की देता हूं उसे, ये जो स्लिंक है, ये स्लिंक क्या करता है, टेस्ट करने की कोशिश करता है किसे, जॉर्ज को, कि मतलब साइकोलॉजिकली, मतलब दिमाग से आदमी कितना पावरफुल है और कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो इस चीज को लेके वो आगे बढ़ता है कि मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि ये कितना दिमाग से मजबूत है कि नहीं मजबूत है। तो इसके लिए एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता है। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, ये जैसे ही वो देखता है, स्लिंक किसे देखता है, जॉर्ज को, तो एक उन्हें प्रपोजल देता है कि जॉर्ज तुम इस मेरे टिम्बर यार्ड का मालिक बन जाओ, मतलब ये जो टिम्बर यार्ड है इसके तुम क्या बन जाओ, ऑनर बन जाओ, और मैं तुम्हारा क्या बन जाता हूँ, सर्वेंट बन जाता हूँ। मतलब यहाँ पर ये अब क्या हो चुका है, जो ये पूरा टिम्बर यार्ड का मालिक है, कौन बन जाता है, जॉर्ज। और जॉर्ज इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है हैप्पीली। अब जैसे ही वो मालिक बन जाता है तो वो दो बेईमानी वाले काम करता है, मतलब डिसऑनेस्ट वर्क। सबसे पहले ये मान लीजिए एक लॉट है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसको नंबर डालते हैं। जब बहुत सारे लॉट होते हैं, बहुत सारे मतलब गट्ठे बोल सकते हैं, जब बहुत सारे गट्ठे इस तरीके से रखे होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉट बोलते हैं। और लॉट में एक सीरियल नंबर डाला जाता है। तो मान लीजिए मेरे कहने मतलब है इसका सीरियल नंबर क्या है, 301 है। तो एक सीरियल नंबर को, जो लॉट का एक सीरियल नंबर होता है, तो 301 को दो लोगों को बेच देता है, मतलब एक लकड़ी को वो दो लोगों में बांट देता है या बेच देता है, सॉरी, एक ही लॉट को दो लोगों में क्या कर देता है, बेच देता है। ये एक पहला इसका डिसऑनेस्ट वर्क हो गया। अब दूसरा ये क्या करता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक वहां पर एक एनजीओ टाइप में संस्था है जिसका नाम क्या है, सेल्वेशन आर्मी। देख रहे हैं सेल्वेशन आर्मी, ये एक क्या है, एक एनजीओ टाइप में एक वहां की संस्था है। तो यहाँ पर एक ऑफिसर रहता है, तो उस ऑफिसर को जो जॉर्ज है तो पास बुलाता है और बोलता है अगर तुम अपने फेस पे स्पिट करने दोगे, अपने फेस पे क्या करने दोगे, स्पिट करने दोगे, तो मैं ये जितनी भी पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब जहां पर ये पूरा लंबर यार्ड या टिम्बर बना हुआ है, वो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा, डिनोट कर दूंगा, मैं तुम्हें दान दे दूंगा। तभी क्या करता है, स्लिंक को आज्ञा देता है कि जाओ तुम उसके पास और उसके फेस में क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। तो जाता है और उसके क्या करता है, फेस में डायरेक्ट क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। और इस तरीके से ये लंबर यार्ड जो चैलेंज है वो खत्म हो जाता है। अब आएंगे रिलेशनशिप की तरफ। अब देखेंगे इन लोगों के बीच के रिलेशनशिप के अरेंजमेंट में। तो देखिए जो स्लिंक है, अब चूंकि सिंस क्या हो चुका है, पुअर हो चुका है, क्या हो चुका है, पुअर हो चुका है, गरीब हो चुका है। अब चूंकि सिंस स्लिंक पुअर हो चुका है तो क्या करता है, अब उसकी गरीबी में उसे सिचुएशन अपनी बितानी पड़ती है। तो ये स्लिंक है और उसका ये दोस्त रहता है, सॉरी यहाँ पर ये मैंने इमेज गलत जनरेट कर दी, ये भी एक गरीब आदमी होता है, ये भी क्या है, एक
जो वार्म है वो डिनोट करता है किसको, पुअर को। तो वो उसका जो नौकर होता है उसके साथ वो क्या होता है, रहने लगता है। तो अब जब स्लिंक है ये किसके साथ रहने लगता है, अपनी इसका जो नौकर है इसके साथ ये रहने लगता है। इसी टाइम में जब जॉर्ज की सिस्टर होती है जिसका नाम क्या रहता है, मैरी भी क्या होती है, स्लिंग की जब ये सब चीजें देखती हैं तो स्लिंग से क्या हो जाती है, इनक्लेंड हो जाती है और उनसे क्या करने लगती है, प्यार करने लगती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मैरी भी हैं। और जो इनकी एक और करेक्टर होता है यहाँ पर जेन क्या है, जॉर्ज की गर्लफ्रेंड है। जो जेन है जॉर्ज के साथ रहती थी। अब वो प्रेजेंट टाइम उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो भी आके कहाँ रहने लगी हैं, इनके साथ रहने लगी हैं। किनके साथ, स्लिंग के साथ। स्लिंग के साथ ये क्या होने लगी हैं, रहने लगी हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस सेक्ट में क्या होता है कि स्लिंग अब गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, तो उनके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कौन है, ये जॉर्ज की गर्लफ्रेंड जो है उनका नाम है जीन, वो है। और जो खुद जॉर्ज की क्या है, बहन है जिनका नाम है मैरी, वो भी यहाँ है। तो और इस बिल्डिंग का पूरा मालिक क्या है, वाम। तो वाम इस बिल्डिंग का मालिक है और उसके साथ उसके मालिक रह रहे हैं जिनका नाम है स्लिंग, और उसके साथ जॉर्ज की गर्लफ्रेंड जिनका नाम है जीन, वो, और उनकी सिस्टर जिनका नाम है मैरी, वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अब जब क्या होता है, धीमे धीमे इनकी सिचुएशन खराब हो जाती है इन लोगों को, मतलब जीन और मैरी की। तो जो यहाँ पर जीन है वो क्या करने लगती है, बैबून उसे फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूट के काम में लगा देता है। वहां पर जो होटल रहती है वहां पर अब ये लोग पैसे तो इन लोगों को सरवाइव करने के लिए रहते नहीं है, ना तो जीन के पास न तो मैरी के पास। तो बैबून रहता है, तो बैबून क्या करता है, इन लोगों को क्या कर देता है, प्रोस्टिट्यूशन के काम में ये लगा देता है होटल में। इस तरीके से क्या करता है, जॉर्ज जब आता है और देखता है सिचुएशन किसकी, अपनी सिस्टर की। अब यहाँ पर उसके दो क्लोज रिलेटिव हैं। किसके क्लोज रिलेटिव हैं, इसी के, जॉर्ज के। पहले तो खुद उसकी सिस्टर हो गई, फिर क्या हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड क्या हो गई, जेन। अब जब वो इन दोनों को देखता है कि ये दोनों क्या बन चुके हैं, प्रोस्टिट्यूट टाइप में काम कर रहे हैं, मतलब ओपनली पता नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं से उसे इंडिकेट होता है कि ये लोग प्रोस्टिट्यूटली काम कर रहे होते हैं। तो क्या करता है, वो डिक्लेयर करता है कि नहीं, अब मैं शिकागो में नहीं रहूंगा, यहाँ का माहौल बहुत बेकार है, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। और वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं कहाँ चला जाऊंगा, तहीटी चला जाऊंगा, एक जंगल। तहीटी समझिए ये एक शहर का आउटर पोर्ट यानी जंगल टाइप में है, तो मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ ये अनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, लेकिन जाता नहीं है। वो रहता कहाँ, शिकागो में ही है। अब इसके बाद आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों की बात है, ये कुछ दिनों की बात है। तो जो स्लिंक रहता है, ये जो स्लिंक है वो क्या, जॉर्ज के घर जाता है और उन्हें क्या देता है, एक प्रपोजल देता है। और वो प्रपोजल ये होता है कि ये लोग अगर अलाउ करें उसे अपने साथ रहने में, मतलब किसे, स्लिंग को, ये लोग जॉर्ज की फैमिली वाले उसे अगर अपने साथ रहने दें तो क्या देंगे, इन्हें पैसे देंगे और इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। और जैसे ये प्रपोजल स्लिंग नहीं देता तो जॉर्ज की जो फैमिली है फटाफट इस प्रपोजल को क्या कर लेती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है और स्लिंग को वहीं कुछ दिनों के लिए रहने देती हैं। अब आ जाएगा पूरा सीन किसमें, होटल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में, किस तरीके से इनकी फैमिली बात अब फैमिली की लड़ाई तक पहुंच जाएगी, इस तरीके से पूरी बात। तब जॉर्ज हैं, अब ये लोग सब ऐसे जी रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद जो स्लिंक है वो अपनी जगह है और ये जॉर्ज जो है तो अभी अपनी जगह है, और ये डिक्लेयर करके रखा है कि मैं कहाँ हूँ, अभी तहीटी में हूँ। लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या इन लोगों से जुड़ा हुआ है और जो स्लिंक के पैसे और फाइनेंशियल सपोर्ट को भी क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। अब जब बात आएगी, अब जॉर्ज एक दिन क्या करता है, होटल जाता है और होटल में वो पाता है कि जो स्लिंक है और उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर का क्या नाम है, मैरी, वो दोनों एक ही रूम में उन्हें पाया जाता है। और जब ये चीज देखता है तो क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। और वो क्या करता है, स्लिंग को इतना फोर्स करता है कि नहीं, तुमने ये गलत किया है, अब तुम क्या करो, मैरी से शादी करो। और मैरी को भी बहुत सारा डांटता है। जैसे ही मैरी को बहुत सारा डांटता है तो मैरी क्या हो जाती है, बहुत डर जाती है और वहां से वो भाग जाती है। और जैसे भागने के बाद जब कहीं दूसरे गांव या शहर में पहुंचती है तो उन्हें उसे एक मैनकी नाम का कैरेक्टर मिलता है, मतलब मैनकी नाम का एक लड़का मिलता है। और वो हैप्पीली मैरी को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और मैरी से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। तो इस प्रकार से इनकी क्या हो गई है, अब शादी हो गई है, मैरी की और मैनकी की। अब इसके बाद क्या होता है, जो जॉर्ज रहता है वो क्या रहता है, वो तो पहले से बहुत गुस्सा है इसको लेकर, मैरी के लेकर, कि इसके और इसके उनके बीच में जो है इलिजिटिमेट रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं बोलेंगे, मतलब इलिजिटिमेट रिलेशन है। ये दोनों लोग क्या है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो बहुत गुस्सा होता है और गुस्से के बाद वो रूम में स्लिंग के जो भी पैसे वैसे लिए रहते हैं सबको
सबको लेके वो क्या चला जाता है, अपने घर आ जाता है। तो यहाँ पर जो फैमिली कन्फ्लिक्ट वाला मैटर है ये ओवर हो जाता है। अब आगे पूरी बात होगी किसमें, किसकी, मैरिज और डिनर पार्टी की। तब जॉन क्या हुआ है, सॉरी जो जॉर्ज क्या है, अब वहां से लौट रहा है और लौटते टाइम में जो बैबून रहता है इसके क्लच, इसके मतलब गिरफ्त में कौन रहता है, जेन। इसके गिरफ्त में कौन रहता है, जेन। ये वही लड़की है जो जॉर्ज की गर्लफ्रेंड है और इन्हें एज अ प्रोस्टिट्यूट ये काम करा रहा है, कौन, बैबून। तो क्या करता है, इन्हें रिलीज करवाता है और अपने साथ लेके आके यहाँ का कर लेता है, शादी कर लेता है। तो इस तरीके से अब इसकी यहाँ शादी भी हो उसकी है जेन के साथ। अब ये दोनों स्लिंग के पैसे से क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ को पीसफुली जी रहे हैं। अब ड्यूरिंग दी मैरिज पार्टी, अब एक दिन क्या होता है, मैरिज पार्टी होती है तो वहां पर जो स्लिंग भी अचानक से आ जाता है। और जब स्लिंग वहां पर अचानक से आ जाता है तो उसके हाथ में क्या रहता है, एक लेटर रहता है और उस लेटर में वो जो 301 नंबर, जो मैं आपको एग्जांपल देता, 301 नंबर, एक लॉट को 2 लोगों में बेचने वाली बात, उसमें ये क्या होता है, ये कन्विक्ट हो जाता है कि नहीं ये फ्रॉड है, इसने क्या किया है, एक ही लॉट को 2 लोगों में क्या, एक ही लॉट को 2 लोगों को बेच दिया है। अब इसके लिए इसे क्या होगी, 3 साल की जेल होगी। और इसमें जेल की कंडीशन अकेले इस जॉर्ज बस को नहीं है, चाहे तो उसकी इस जेल को, अगर वो चाहे तो इस जेल को उसकी मम्मी पापा या सिस्टर कोई भी उस जेल में कैप्चर होके, मतलब अरेस्ट होके वो 3 साल अगर पूरे कर लेता है तो इसे जॉर्ज को जाने की जरूरत नहीं है, मतलब फैमिली मेंबर से कोई भी इम्प्रिजन के लिए एप्लीकेबल है। तो लेकिन जॉर्ज डिसाइड करता है कि नहीं, मैं कल्प्रिट हूँ, मैंने ही ये एक लॉट को 2 लोगों को बेचा है तो मैं ही जेल जाऊंगा। और जैसे ही अपने खुद जेल जाने की बात करता है तो उसकी जो मदर रहती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, अपने परिवार को लोगे कि मेरी लड़की कैसे निकल गई, मेरा लड़का कैसा निकल गया, बताओ, ये बेईमान टाइप में हो गया। और वो क्या दुखी होके वो अपना घर छोड़ के क्या हो जाती है, एग्जाइल कर जाती है और अब वो अपना घर छोड़ के बाहर चली गई है। अब वो जेल जाने वाला है, जॉर्ज जेल जाने वाला है, लेकिन जेल जाने से पहले ये डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, मैं एक लेटर लिखूंगा और उस लेटर में मैं मैरी का जो रेप केस है उसके बारे में लिखूंगा और जो जेन है उसका वायलेशन। तो इस लेटर में 2 बात लिखेगा वो कि किस तरीके से जो स्लिंग है वो मैरी का रेप किया है और जीन का क्या किया है, वायलेशन किया है। और इस लेटर को मैं अभी नहीं दूंगा, तब दूंगा जब मैं जेल से छूटूंगा। जिस दिन मैं जेल से छूटूंगा तो इस लेटर को मैं पुलिस को दे दूंगा। अब 3 ईयर पूरे हो चुके हैं जेल में। अब 3 साल बाद जब वो लौटता है तो जिस लेटर की वो बात कर रहा था वो लेटर वो किसे दे देता है, पुलिस को क्या कर देता है, दे देता है। अब जब वो पुलिस को लेटर दे देता है तो पुलिस हर जगह क्या करती है, सर्च करती है अरेस्ट के लिए किसे, स्लिंको को। लेकिन वो स्लिंग कहीं भाग जाता है और जो पुराना उसका टिम्बर यार्ड होता है, लंबर यार्ड होता है, उसे क्या कर देता है, जला देता है। और जो एक उसका नया लंबर यार्ड रहता है वहां पर वो क्या होता है, चला जाता है। इस तरह से ये क्या है, छुप छुप के जो स्लिंग है वो छुप छुप के क्या हो रहा है, भाग रहा है इधर से उधर। अब जॉर्ज क्या होता है, एक दिन वो होटल में आता है, जो चाइनीज होटल होती है वहां पर वो क्या करता है, जाता है। और जब जाता है तो सिचुएशन देखता है किसकी, मैरी की और जेन की। अब जेन कौन है, उसकी वाइफ है, और मैरी क्या, उसकी सिस्टर। अब दोनों लोग क्या उस होटल में क्या बन चुकी है, प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। अब ये देख को पूरा शॉक हो जाता है और 2 मिनट के लिए तो कुछ बोल नहीं पाता। अब ये देख के वो बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद इसके बाद भी कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, चलो अब इन दोनों को मैं, दोनों अब जो हुआ सो हुआ, अब दोनों लौट चलो मेरे साथ घर। लेकिन वो दोनों इस चीज को लिए मना कर देते हैं कि नहीं, अब हमारी लाइफ एकदम रुइन हो चुकी है, हम लोग अब किसी काम के नहीं हैं, अब सोसाइटी में हम लोग रहने लायक नहीं हैं, तो हम अब वहाँ वापिस नहीं जाएंगे। अब हमारा जो यहाँ काम है वैसे ही करके हम लोग अपनी पूरी लाइफ क्या करेंगे, बिता देंगे। इसके बाद अब फाइनल रियलाइजेशन में आएगा कि अब ये जो पूरा सीन है वो कहाँ, एक टेंट के बाहर है, मतलब एक शिकागो शहर है, उसके बाहर कहीं दूर जंगल है और जंगल में एक टेंट है। वहां पर जो क्या जॉर्ज है, और जॉर्ज और स्लिंग दोनों मिलते हैं। अब वहां पर स्लिंग मिलता नहीं है क्योंकि स्लिंग की अब डेथ हो चुकी है। अब समहाउ क्या, किस रीजन से उसकी डेथ हुई है किसी को नहीं पता है, लेकिन अब जो स्लिंग है उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब जॉर्ज जब इस चीज को देखता है तो समझता है कि अरे जो हम लोगों के बीच में ये लड़ाई हुई है, विवाद हुआ है, तो एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन है, एक प्रकार की बातचीत है, लेकिन उसका माध्यम जो है तो क्या है, हेट्रेड है। मतलब ये हम लोगों की एक बातचीत ही है, लेकिन वो क्या है, घृणा के थ्रू हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात करता है। इसके बाद जॉर्ज जो रहता है तो इसके बाद भी अपने आप को एक वेक्टर विजेता घोषित कर देता कि नहीं, ये जो हम लोगों का वार और कन्फ्लिक्ट टाइप में था
उसे हम गए हुए हैं, मैं जीत गया हूँ और जो स्लिंक है वो हार गया है। कुछ देर बाद वहाँ पर मैरी आती है और देखती है टेंट के बाहर कि किसकी लाश पड़ी हुई है, स्लिंग की। और स्लिंग की लाश पड़ी हुई है और लोग बाग उसे क्या कर रहे हैं, लिंच कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी आदमी को कोई इतने गंदे तरीके से मारा जाता है कि मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, या लात से या पैर से इस तरीके से मारना, तो उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, लिंच बोलते हैं, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल किलिंग। तो जब मैरी देखी कि उसे किस तरीके से लिंच कर रहे हैं, तो क्या उसे उसके बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और फिर उस अच्छी प्लेसेस में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करती है। और इस तरीके से प्ले पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये प्ले शो क्या करता है, लास्ट मैसेज क्या देता है, तो ये बताता है कि जो किस प्रकार से जो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है और हेट्रेड है और स्ट्रगल फॉर पावर है, वो अंत में मानव जीवन को विनाश की तरफ ले जाते हैं। कि अगर हम एक दूसरे से हमेशा कन्फ्लिक्ट करेंगे, घृणा रखेंगे और हमेशा पाप सत्ता के लिए लड़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो जिंदगी है कहाँ चली जाएगी, विनाश की तरफ चली जाएगी। और ये मैसेज के साथ ये पूरा प्ले यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, जॉर्ज गार्गा ये एक प्रकार के प्रोटैगनिस्ट हैं, और ये क्या हैं, क्लर्क हैं, जो वहाँ पर इनकी एक बुक शॉप है जिसका नाम है सीमेंस। तो ये सीमेंस एक लाइब्रेरी है या बुक शॉप है जहाँ पर एज अ क्लर्क काम करते हैं। शुरू में तो बड़े ऑनेस्ट दिखाई देते थे और सिद्धांतवादी, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्ले एक्ट आगे बढ़ता गया तो देखा गया है वो कितने क्रूअल और मैनिपुलेटेड थे और पावर हंग्री थे। किस तरीके से अपने पावर गेन के लिए, अपने आप को वेक्टर बनाने के लिए पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। लास्ट में ये भी देखा है आपने कि ये जो एक सैल्वेशन आर्मी का ऑफिसर रहता है, तो इतना ह्यूमिलिटी, मतलब इतने गंदे जगह गिर गए थे कि उसे भी इनके फेस पर वो क्या करवा दिए थे, उन्हें स्पिट करा दिए गए थे। इसके बाद जो सेकंड करेक्टर है वो है किसका, स्लिंग का। स्लिंग हमारा जो है तो क्या है, एक लंबर मार्चेंट है, और वो क्या है, राइवल है, ये जो गार्गा है उसका डायरेक्ट राइवल है। और ये किस तरीके से आदमी के ओपिनियन को खरीदने के कारण इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को क्या ले जाता है, और इवेंचुअली उसमें किस तरीके से इसकी डेथ हो जाती है। इसमें दिखाया गया है कि कभी कभी वो किस तरीके से खुद सर्वेंट बन जाता है और कभी कभी किस तरीके से खुद एक दुश्मन बन जाता है। इसके बाद जो मैरी, तो मैरी क्या है, एक गार्गा की क्या है, सिस्टर हैं, जॉर्ज गार्गा की सिस्टर हैं, और ये क्या है, स्लिंग से कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, लेकिन इवेंचुअली लास्ट में क्या है, मैंकी नाम से कैरेक्टर की से शादी कर लेती हैं। और चाइनीज होटल में इन्होंने क्या, प्रेस्टिट्यूट का भी काम किया है। लास्ट में यही रहती हैं जो स्लिंग की डेड बॉडी होती है, जिसे एंग्री मॉब के लिंचिंग से क्या करती हैं, बचाती हैं। ये थर्ड कैरेक्टर है जेन का। तो जेन क्या है, जॉर्ज की गर्लफ्रेंड है, और ये भी बबून के लिए एज ए प्रेस्टिट्यूट का काम करती हैं। और फाइनली ये भी देखा गया कि किस तरीके से चाइनीज होटल में वो दोनों मिलकर वहाँ पर एज ए प्रेस्टिट्यूट का काम करती हैं, और इन दोनों के कन्फ्लिक्ट के कारण इन दोनों इनोसेंट लड़कियों की पूरी लाइफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सीमेंस ये क्या है, ये भी एक कैरेक्टर है जो इस बुक शॉप के क्या है, ऑनर रहते हैं, और इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ यही बताया गया कि ये ऑनर है। और एक इनका एक्सीडेंट रहता है कि गार्गा को ये क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं, बस इसके अलावा इनके लिए कुछ नहीं है। बैबून ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से क्रिमिनल और एक्सप्लोटिव हैं। तो जो आपने दो कैरेक्टर देखे हैं, जो जेन का है और मैरी का है, इनकी लाइफ को बर्बाद करने का पूरा काम इसी को है, बैबून को है। तो इस तरीके से क्रिमिनल और एक्सप्लोटिव नाम का नेचर है, और इसका सेंस भी है। बैबून देखें आप, ये वाइल्ड एक एनिमल होता है जो ब्रूटैलिटी, ग्रीड और एनिमल लाइक बिहेवियर के लिए फेमस है, और वही इसमें हुआ भी है। आगे बात करें द वर्म की, ये रिप्रेजेंट करता है गरीबी। द वर्म है, ये सेल का एक कंपेनियन होता है जो ये शो करता है कि किस तरीके से आदमी क्या है, ये छोटी चीज़ों में क्या रहता है, चुपचाप खुद पिसता रहता है दूसरों को काम करने के लिए, एज अ नौकर और सर्वेंट टाइप में इसे आप देख सकते हैं। स्किनी ये भी एक कुछ नहीं, एसोसिएट है स्लिंग का, और ज़्यादा कुछ नहीं है, एज अ क्लर्क ये काम करता है उसके लिए। सैल्वेशन आर्मी ऑफिसर, देखें आप किस तरीके से जो रिलीजन और चैरिटी वाला जो फंड है उसके लिए काम करता है सैल्वेशन आर्मी ऑफिसर। और इसी के फेस में क्या होता है, वो इवेंचुअली स्पिड करता है, ये स्पिड वाला मामला है। तो स्लिंग किसके फेस में स्पिड करता है, सैल्वेशन आर्मी ऑफिसर के। तो ये था ये कैरेक्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे, फिर ओवर करेंगे। तो देखें, ये
वाइमर है। तो वाइमर रिपब्लिक की बात है। तो ये जो आर्थर जी जो प्ले कंपोज हुआ है तो वाइमर टाइप में, वाइमर जब रूल था वहाँ तक था। तो वाइमर जब आप देखें, ये कहाँ की बात है, जर्मनी की बात है। कहाँ की बात है, जर्मनी की। तो जर्मनी में क्या था, पहले किसका शासन था, अंग्रेजों का, सॉरी जर्मन्स का शासन था, नाजीज का। तो वहाँ पर कैसर नाम का जब शासन का रूल करते थे। इसके बाद जब ये लोग क्या किए, यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किए, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किए। तो वहाँ की बात है। तो 19 तो मतलब जब ये प्ले कंपोज हुआ है तब यहाँ पर जो एज अ रूल करते थे तो क्या था, एक रिपब्लिक था। और उस रिपब्लिक का नाम क्या था, वाइमर। और वो इसके क्या, शहर से इस नाम को लिया गया है। तो यहीं से वो क्या हुई थी, रेवोल्यूशन, क्रांति स्टार्ट हुई थी जर्मनी को स्वतंत्र कराने की राजाओं से। तो स्वतंत्र हुआ और ये वाइमर्स में ही सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन हुए थे। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वाइमर। तो वाइमर के टाइम का ये क्या है, प्ले है। और इस प्ले में दिखाया गया है कि जो मार्क्सिस्ट हैं वो सही हैं। मार्क्सिस्ट का क्या है, इनकी मार्क्सिस्ट की एक सिंपल थ्योरी होती है कि जो रिच हैं, रिच पीपल, जो अमीर आदमी हैं, वही ऑनर और कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। और जो वर्किंग पीपल हैं, जो लेबरर वगैरह हैं, उन्हें हमेशा लेबर का ही काम करना चाहिए। मतलब लेबर कभी भी मालिक नहीं बन सकता और मालिक का काम है लेबर को दबा के रखना। यही मार्क्सिस्ट का क्या है, प्रिंसिपल था। उसी प्रकार की इनकी भी यहाँ पर सोच थी। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये विकिपीडिया का पेज है। तो जो जो मेन चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इनका नाम बर्टोल्ड ब्रेक्ट था। ये एक जर्मन प्ले राइटर थे, डायरेक्टर भी, और ध्यान दीजिएगा कभी कभी पूछ लेता है, पोएट भी थे। इनका जो एसोसिएशन है वो वाइमर पर रिपब्लिक से है, जो कब तक थी, 1918 से 1933 तक वहां पर ये पार्टी रूल की थी। पार्टी जैसे अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, उसी तरीके से आप समझिएगा ये वाइमर भी है। तो उनका जो ब्रेक्ट है, उनकी जो बर्थ डेट है वो आसबर्ग बावेरिया है। और इनकी जो बर्थ डेट है वो 1898 है। इनकी मदर जो है वो प्रोटेस्टेंट है। अब देखिए, दो क्रिश्चियन में दो कम्युनिटी के लोग जनरली पाए जाते हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये सिर्फ ये लोग किस पर विश्वास करते हैं, प्रे पर। मतलब अगर आप जीसस की पूजा मन से कर रहे हैं तो आपको भगवान मिल जाएगा। लेकिन जो कैथोलिक लोग रहते हैं ये क्या करते हैं, चर्च पर। मतलब अगर जीसस को पाना है तो सबसे पहले आप पुजारियों से मंत्र तंत्र पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। इसके बाद मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए, कहने का मतलब है एक ए नाम का आदमी है और उसे जीसस से मिलना है तो पहले इसको किससे जाना पड़ेगा, प्रीस्ट के पास, नहीं चर्च के पास, फिर ये जीसस से मिलेगा। तो मतलब ये बीच में प्रीस्ट और चर्च से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आप डायरेक्ट जीसस के लिए आप प्रे करो, उनकी श्रद्धा करो, भक्ति करो, पूजा करो, तो आपको वो मिल जाएंगे। अब जब ये हाई स्कूल में थे तभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आपको सबको पता कि 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर चला है। तो जब ये हाई स्कूल में थे उसी टाइम क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट हुआ था। इनका जो सबसे पहला प्ले था, फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, उसका नाम क्या था, वाल, जो कि 1918 में पब्लिश हुआ था। ये बहुत बार पेपर में पूछा है। तो ब्रेक्ट का जो पहला फुल प्ले है उसका नाम क्या है, बाल, और ये 1918 में पब्लिश हुआ है। इसके बाद जो इनका एक प्ले और आया दूसरा 1919 में, उसका नाम क्या है, ड्रम्स इन दी नाइट। ड्रम्स इन दी नाइट ये उनका दूसरा प्ले है जो 1919 में आया है। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी की है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ बार्बरशॉप्स। मतलब ये एक शॉर्ट फिल्म है बार्बरशॉप, जिस पर भी इन्होंने क्या, इस फिल्म को क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट किया है या प्रोड्यूस किया है। इसके बाद इसका जो टाइटल है इन द जंगल ऑफ सिटीज का, ये जर्मन लैंग्वेज की है। तो इसका जो टाइटल का जो ओरिजिनल नाम है तो डिक्ट डेहर स्टेटे, ये इसका जर्मन नाम है। ओरिजिनल टाइटल एग्जाम में कभी पूछता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ये ओरिजिनल टाइटल है, ये इसका टाइटल है तो डिक्ट डेहर स्टेटे, ये जर्मन प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर जो CH को क्या बोलते हैं, खा बोलते हैं। इसके बाद ये जो प्ले हुआ तो ये आपको मैं बता दिया हूँ। और सबसे पहले इसे जो थिएटर में परफॉर्म किया गया था वो कहाँ किया गया था, म्यूनिक में। और उस जो जगह थी उसका नाम क्या था, रेजिडेंस थिएटर। तो म्यूनिक का एक रेजिडेंट थिएटर था, वहाँ पर इस प्ले को परफॉर्म किया गया था सबसे पहले। और कब, 9 मई 1923 को। इसके बाद जो इसका प्रोलॉग स्टार्ट होता है कि मतलब जब सबसे पहले ये स्क्रीन पर दिखता है तो स्टार्ट होता है कि यू आर इन शिकागो 1912, आप 1912 में शिकागो में हैं।
तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट विकीपीडिया के रिलेटेड पेजेस से थी। अब देखिए ये प्ले, ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्ले को कई बार इंटरप्ट किया गया है नाजीज के थ्रू, मतलब नाजी लोग हैं तो जो इस प्ले को क्या पसंद नहीं करते थे, तो इसे बार बार ये लोग क्या करते थे, रोकने की कोशिश करते थे। इसके बाद जो करेक्टर नहीं आप देख ही आए हैं डिटेल में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें कोई एक्ट नहीं है, सिर्फ सीन है। तो इसमें टोटल 11 सीन है, तो देख लीजिए इसमें इस प्ले में टोटल कितने, इस एक्ट में टोटल 11 सीन है। ये रिमेंबर, याद रखने, क्राइमिंग फैक्ट है। और स्लिंग जो है, तो अभी करेक्टर तो आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी एक बार शॉर्ट में देख लिए पीछे ही सब कर चुके हैं, एक बार इन्हें आप देख लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद अब रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। तो वेयर इज द प्ले जंगल ऑफ द सिटी सेट, तो कहाँ हुआ है, तो शिकागो इन 1912। तो इसके प्रोलॉग में है कि आप शिकागो 1912 शिकागो में आ चुके हैं। व्हाट डज ब्रेक्ट आस्क ऑडियंस टू फोकस ऑन द प्रोलॉग। अब जो ब्रेक्ट हैं, तो किस तरीके से जो लोग हैं तो उन्हें क्या करते हैं, प्रोलॉग में ही बताते हैं कि आपको प्ले को इस तरीके से आपको क्या करना है, प्ले को एग्जीक्यूट करना है, इस नजरिए से आपको प्ले देखना है, इस नजरिए से प्ले को देखना है। द आउटकम एंड टेक्निक ऑफ द स्ट्रगल, आपको देखना है कि इससे जो पूरा स्ट्रगल है तो इसका जो आउटकम है तो क्या होता है। तो आउटकम आप देखते हैं कि रूइन ऑफ फैमिलीज एंड नथिंग एल्स, और इसकी टेक्निक्स जो हैं तो कौन कौन से इसमें टेक्निक्स यूज की गए हैं, ये सब चीज आपको प्ले देखते देखते इस चीज को एवेल्युएट करना है। तो जो प्रोलॉग होता है, प्रोलॉग मतलब फर्स्ट स्पीच, स्टेज में जाते ही तो ये ब्रेक्ट खुद देते हैं फर्स्ट स्पीच, और फर्स्ट स्टेज में बताते हैं कि आपको इस प्ले में देखने को मिलेगा कि अंत कैसे होता है और इसमें जो टेक्निक्स यूज की गई हैं वो कौन सी हैं। हु इज स्लिंग्स इन द प्ले, जो स्लिंग है इस प्ले में क्या है, तो ये मलय टिम्बर के एक डीलर हैं, अब मलय कट संबंध है, इसे आप जो ये पूरा आइलैंड है वहाँ की कहीं भी इस पार्ट से आप यूज कर सकते हैं मलय से, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आप चाइनीज भी बोल सकते हैं, मलेशिया भी बोल सकते हैं, इंडोनेशिया भी बोल सकते हैं, तो इनका रिलेशन कहीं कहीं इस जगह से है। नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाट इज द जॉर्ज गोर्बाचोव, तो जॉर्ज गोर्बाचोव की जॉब क्या थी, तो सिंपल सी बात है, सीमेंस कंपनी में वो एज अ ब्लूक काम करता था। अब जेन लैरी कौन है, तो जेन लैरी कौन है, अ प्रोस्टिट्यूट एंड जॉर्ज गर्लफ्रेंड। अब ये चाइनीज में एज अ प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, और इनिशियली ये कौन थी, गर्लफ्रेंड थी किसकी, जॉर्ज की। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जॉन गार्गा एंड जॉर्ज गार्गा। हाँ, अब ये कौन थे, तो जॉन जो गार्गा थे वो क्या थे, जॉर्ज गार्गा के क्या थे, फादर थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो जॉन है वो क्या है, फादर है काहे के, जॉर्ज के, तो जॉन इज अ फादर ऑफ जॉर्ज। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ थिएटर इज ब्रेक्ट नोन फॉर, अब किस तरीके के थिएटर के लिए ब्रेक्ट जो है तो जाने जाते हैं, तो इपिक थिएटर के लिए ये जाने जाते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ ब्रेक्ट इपिक थिएटर, तो जो ब्रेक्ट का इपिक थिएटर है इसका की फीचर क्या है, तो इंटरेक्शन विद द एनालिसिस एंड आर्ग्यूमेंट। इनका जो इपिक थिएटर का मेन जो की फीचर है वो इंटरेक्शन विद एनालिसिस एंड आर्ग्यूमेंट है। इन विच ईयर वाज रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द प्ले इंट्रोड्यूस्ड, तो प्ले का रिवाइज्ड एडिशन कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1912 एंड 1927, तो क्या पहला 12 दूसरा 27। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिवाइज्ड प्ले प्रोड्यूस्ड, सॉरी वेयर वाज द रिवाइज्ड प्ले रिव्यूज्ड, तो रिवाइज्ड प्ले को सबसे पहले रिव्यू कहाँ किया गया था, तो ये देख लीजिए, इसका जर्मन प्रोनाउंसिएशन है, ये बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एज अ ग्लांस आप देख लीजिएगा, कहीं कभी पेपर में आना जाए तो जानकारी हमें होनी चाहिए। हु डायरेक्टेड 1927 प्रोडक्शन ऑफ द प्ले, इनका प्ले रिवाइज कब हुआ था, 1927 में, जब प्ले रिवाइज हुआ था इसे इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो वहां पर उनका नाम था क्या, सी कार्ल एबर्ट। तो सी जो 1927 का प्ले जब रिवाइज हुआ था उसे प्रोड्यूस किया था सी कार्ल एल्बर्ट ने। अब व्हेन वाज बर्टोल्ड ब्रेस्ट बर्न, इनकी जो बर्थ डेट है वो कब है, तो 1898 की इनकी बर्थ डेट है। नेक्स्ट, वेयर वाज द बर्थ बर्न, देखिए कहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था, तो एक वर्ड आप याद रखिएगा, बवेरिया, इससे आप हमेशा क्या होंगे, कनेक्ट होंगे कि बी फॉर ब्रेक्ट और बी फॉर बवेरिया। विच वार इन्फ्लुएंस्ड दस ड्यूरिंग द स्कूल, अब वो कौन सा वार हुआ था जो इनको क्या किया था, ब्रेक्ट को इन्फ्लुएंस किया था, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट।
हु इंट्रोड्यूस्ड ब्रिक्स टू फ्रैंक वेडकिंड। तो वेडकिंड से इन्हें कौन इंट्रोड्यूस किया गया? तो आर्थर कोटसर ये नाम के आदमी थे, उन्होंने इनसे क्या किया था, इन्हें इंट्रोड्यूस कराया था। ये थे उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह। अब यहाँ से पूरा हो जाता है, खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।